अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिशौली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व बिज़िदनी इल्मा व बिज़िदनी इल्मा व बिज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, एक बार फिर आपके पास एक और टॉपिक और एक केस स्टडी के साथ मैं आपके पास मौजूद हूँ जी। सऊद तारिक मेरा नाम है और नंबर आप नोट कर सकते हैं कोई क्वेरी कंफ्यूजन वगैरह के लिए। अच्छा, बात क्या हो रही थी जी? बात हो रही थी कि जी स्कोर पे मैं चाह रहा हूँ कि एक केस स्टडी भी करा दिया जाए। रिसेंट टाइम का इस तरह से सीक्वेंस चल रही है हमारी, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो इसका बैकग्राउंड भी दे दिया जाए। जी स्कोर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या होता है, इसका नाम है बल्कि एल्टमैन जी स्कोर। ये एल्टमैन नाम का कोई बंदा था, ठीक है, उसने ये जी स्कोर निकाला है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों आया है दुनिया में? फॉर प्रिडिक्टिंग बैंकरप्सी। अच्छा, एक केस स्टडी भी मैंने आपको कराना है, नोवा इंडस्ट्रीज के नाम से, ठीक है। तो वो बस ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूँ फिर मैं केस स्टडी पे आ जाऊँ, ठीक है। फॉर प्रिडिक्टिंग बैंकरप्सी, ठीक है, बैंकरप्सी मीन कि गोइंग कंसर्न कैसा है, फॉर एवरेज 2 ईयर्स, ठीक है ना। 2 साल तक का पता चल जाता है ऑलमोस्ट कि भाई बिजनेस क्या कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं जी स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है। ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। जी स्कोर का एक अजीब सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है जी? 1.2 ए प्लस 1.4 बी प्लस 3.3 सी प्लस 0.6 डी, ठीक है जी, 0.6 डी एंड 1 ई। अब आप बोलोगे ये एबीसीडी कौन सी बचपन वाली है? नहीं, ये बचपन वाली एबीसीडी नहीं है। ए का मतलब है वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स। बी का मतलब है रिटेन अर्निंग्स। अच्छा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, पेपर में जैसे तो गिवन नहीं होगा, इतना मुश्किल नहीं है वैसे, क्योंकि ज्यादातर चीजों के अपॉन तो टोटल एसेट्स आ रहे हैं, ऑन टोटल एसेट्स। सी में भी आपके पास ईबीआईटी है ऑन टोटल एसेट्स, ठीक है जी। अब डी में क्या है जी हमारे पास? डी में हमारे पास जो है चेंज है, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाई टोटल लायबिलिटीज। ये सब गिवन होगा आपको सवाल में, ठीक है ना। टोटल लायबिलिटीज एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ई जो है वो आपका क्या है जी? सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। अगर आप देखें टोटल एसेट्स जो है वो 4 बार आया है 5 में से, सिवाय डी के, जिसको मैंने बाद में लिखा अलग से स्क्रीन को सही यूटिलाइज करने के लिए। यहाँ भी टोटल एसेट्स है, यहाँ भी टोटल एसेट्स है, यहाँ भी टोटल एसेट्स है, यहाँ भी टोटल एसेट्स है। एक जगह जो है वो क्या है, बस टोटल लायबिलिटी का। एसेट लायबिलिटी आपको पता है मेन ये दो ही चीजें होती हैं। वर्किंग कैपिटल पहले आ रहा है, रिटेन अर्निंग आ रहा है, ईबीआईटी आ रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ रहा है और सेल आ रहा है न्यूमरेटर। 1.2 याद रखना पड़ेगा, 1.4 भी, 3.3 6.6 डी और 1 ये अल्टमैन है, कोई काबिल आदमी थे, इन्होंने जो है ये सारा सिलसिला बनाया। शो क्या करता है इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 जोन बताता है आपको ये, ठीक है ना। इसके आंसर में 3 जोन्स पता चलते हैं जी स्कोर, ठीक है ना। जी स्कोर के 3 जोन, ठीक है जी। लोगों की फरमाइश आ रही थी कि जी ये भी करा दें, मैंने कहा ठीक है जी, करा देते हैं। ठीक, थोड़ा सा यार सब बढ़िया, आगे बढ़ा। अच्छा, पहले वाले में क्या है जी? पहला जोन कौन सा है? एक है सेफ जोन। सेफ जोन कब होगा? पहले सर सेफ बताएं। सेफ जोन होगा जब z इज ग्रेटर देन 2.99, दैट इज z इज 3 और हायर। अगर 3 आ जाए या हायर आ जाए तो ये अच्छा माना जाता है, ठीक है ना, अच्छा माना जाता है। ठीक है जी, ठीक है जी। और अगर मिसाल के तौर पे 3 से कम है, मान लेते हैं 3 से कम है, ठीक है, तो एक पहला सेफ जोन हो गया, दूसरा होता है ग्रे जोन। ग्रे जोन कौन से? ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था, अगर आपको याद हो, जो लोग पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं। तो ग्रे जोन में आप कब होंगे? जब आप होंगे z इज बिटवीन 1.81, बिटवीन 1.81 2.99, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि z इज लेस देन 1.8
और z इज सॉरी, हाँ ग्रेटर देन 1.8, सॉरी लेस देन नहीं कहना चाहिए, एंड लेस देन 3, 2.99 का मतलब लेस देन 3। ठीक है ना, ये 0.99 और 3 से परेशान ना हो। ठीक है। और तीसरा कौन सा जोन है जी, आखिरी जोन है, सेफ जोन हो गया, ग्रे जोन हो गया, अब तीसरा कौन सा जोन होगा, डेंजर जोन होगा ना, रेड जोन होगा, डिस्ट्रेस जोन जिसे कहते हैं, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रेस में होता है ना, बंदा परेशान होता है, तो डिस्ट्रेस जोन कौन सा है जी, ऑब्वियस, डिस्ट्रेस में कब आएंगे, परेशानी में कब आएंगे, सी इज लेस देन 1.1। ठीक है, तो फिर ये परेशान कौन है? अभी इस बिजनेस की देखते हैं केस स्टडी में क्या होता है। ठीक है जी, तो तीनों जोन मैंने आपको बता दिया जी, 1, 2 एंड 3, तीनों जोन आपको बताना चाहिए। यहाँ तक नोट कर लें जी स्कोर का, बस ये इतना सही है सिनेरियो। और अब इसकी बेसिस पे हम एक केस स्टडी सॉल्व कर लेंगे और आपको एप्लीकेशन नजर आ जाएगी, कोई मुश्किल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी, ये फाइनेंशियल आपकी बताता है पोजीशन कैसी है, और ये बताता है कि बैंकरप्सी के चांसेस कितने हैं। ठीक है जी, नोट हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर ये है, आई थिंक 2025 का फरवरी नहीं है, फरवरी हमने कर लिया था, अप्रैल या जून है। और उसका ये तीसरा केस स्टडी, ये पेपर बहुत ही आसान था, मगर इसके सोल्यूशन में बड़ी गड़बड़ है। इसके भी सोल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा, इसमें तो नहीं, आगे थोड़ी सी गड़बड़ आएगी, हम डिस्कस कर लेंगे। क्या कह रहे हैं रिक्वायरमेंट, पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं रिक्वायरमेंट में। कह रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ जी स्कोर, कैलकुलेट द जी स्कोर टू असेस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ नोवा इंडस्ट्रीज यूजिंग द डेटा प्रोवाइडेड इन अपेंडिक्स 1। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इवेल्युएशन, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को इवेल्युएट करना है। ठीक है, 11 मार्क का सवाल है, हालांकि इसमें भी कुछ नहीं है, जितना पिछला सवाल जो इसी केस स्टडी का था, इस अटैम्प्ट में केस स्टडी छोटे आए थे नस्बतन, और आसान भी थे। मगर ये कि आउट ऑफ द वे टॉपिक्स है, सारे आउट ऑफ द वे टॉपिक्स हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आसान सा होगा, बट खैर हम देख लेते हैं। और तीसरा बुक बिल्डिंग प्रोसेस, इसको हम इंशाल्लाह रास्ते में डिस्कस कर लेंगे जब सी पार्ट में आएंगे, थर्ड पार्ट में आएंगे। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। एग्जेक्टिव समरी बताई जा रही है, बैकग्राउंड पहले हम पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं जी नोवा के बारे में। एज द फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ आवर नोवा इंडस्ट्रीज, यू आर आस्क्ड टू कंडक्ट अ फाइनेंशियल एनालिसिस टू सपोर्ट a strategic decision. The analysis involves calculating the Z score to calculate the company's financial stability, assessing the value of convertible securities, assessing the value of convertible securities, and also analyzing the book building process. ठीक है, for a net equity issue, तीनों रिक्वायरमेंट का समराइज वर्जन नजर आ रहा है। इंट्रोडक्शन, Nova Industries is evaluating its financial health in preparation of issuing new convertible securities and an upcoming equity offering. This report will assess the company's financial stability by calculating the Z score, determine the value of the convertible securities, and analyze the book building process for the equity offering. रिक्वायरमेंट आपके सामने, कैलकुलेशन ऑफ जी स्कोर निकालना है जी, और कन्वर्टेबल सिक्योरिटी की वैल्यूएशन करनी है, कन्वर्ट डिटरमिन द वायबिलिटी ऑफ द कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशूड बाय नोवा इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड। ठीक है जी, और बिग बिल्डिंग प्रोसेस का बताना है, एनालाइज एंड कमेंट ऑन द बिग बिल्डिंग प्रोसेस फॉर नोवा इंडस्ट्रीज अपकमिंग इक्विटी इशू, यूज द डेटा प्रोवाइडेड इन अपेंडिक्स सी टू कैलकुलेट द बुक बिल्डिंग स्प्रेड। ये सोल्यूशन में कहीं भी इन्होंने निकाला नहीं है, हम निकाल लेंगे, तो मुश्किल बात नहीं, हम निकालना सीख लेंगे, आसान है। अच्छा, अपेंडिक्स 1 आपके सामने जी, जी स्कोर के लिए सारी चीजें प्लेट में रख के दे दी, बैलेंस शीट भी दे सकता था मगर इन्होंने जहमत नहीं की, इन्होंने कहा प्लेट में रख के आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। टोटल एसेट्स 600 मिलियन, टोटल लायबिलिटी 350 मिलियन, रेवेन्यू 600 मिलियन, वर्किंग कैपिटल 90 मिलियन, रिटेन अर्निंग्स 100 मिलियन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT 70 मिलियन, मार्केट वैल्यू इक्विटी 250 मिलियन। ठीक है जी, फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के बारे में बात करें, अच्छा वो हम फिर सेकंड पार्ट में देख लेंगे, और थर्ड पार्ट में आई थिंक उसके लिए बात करें, बिल्डिंग जो है ना, बुक बिल्डिंग के लिए। तो ए पार्ट बगैर टाइम लगाए कि जल्दी से जी स्कोर को एवेलुएट कर ले। जी स्कोर का पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ जी, क्या फॉर्मूला था, याद हो गया आपको? हाँ जी, हाँ केस स्टडी नंबर, वैसे तो हमारा नंबर 5 7 है ये, जिसको सीरीज चल रही है 2025 के केस स्टडीज को हम सॉल्व करें, तो उसमें ये जो है ना 2007वां केस स्टडी है, नोवा इंडस्ट्रीज। फॉर्मूला तो बता दें, आसान सा फॉर्मूला है यार, कोई मुश्किल काम ही नहीं है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, इजी है, इजी पीजी फॉर्मूला है। ठीक है ना, इजी पीजी फॉर्मूला है जी। क्या फॉर्मूला है, 1.2a। ठीक है जी, ABCD पता होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। 1.4b, 3.3c, 0.6d एंड 1e। ठीक है जी, तो हमें पता है ए क्या होता है, बी क्या होता है, रिवीजन कर लें क्या? ऊपर हमें लिख लिया था हमने, ए क्या होता है, वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स होता है। वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल पता है,
देख लेते हैं ये अपेंडिक्स वन में, ये रही वर्किंग कैपिटल 90 मिलियन, टोटल एसेट 600, तो 1.2। ठीक है जी। अच्छा बी क्या था हमारे पास, याद करें बी क्या था। रिटेन अर्निंग अपॉन टोटल एसेट्स। तो रिटेन अर्निंग कितनी है जी, रिटेन अर्निंग भी दी हुई ये रही 100 मिलियन, मैंने कितनी दी है 100 मिलियन। वो आसान तरीके से सॉल्व करते हैं कि आपको लगे कि हाँ यार कुछ समझ भी आ रहा है, ये नहीं कि रट्टे शट्टे लग रहे हैं खाली। टोटल एसेट्स दोनों में सेम है। ठीक हो गया जी। फिर क्या है, सी में क्या था, सी में क्या था, रिटेन अर्निंग हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, अब क्या था, याद करें, ईबीआईटी। ये भी गिवन है, सब प्लेट में रख के दिया हुआ है, वैसे निकालना मुश्किल भी नहीं है, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसको भी टोटल एसेट से ही डिवाइड करना है। ठीक है जी, 3.3 से मल्टीप्लाई करना है। कितना था, सॉरी मैं मिस करके 70, सॉरी 3.3 से मल्टीप्लाई करना है। डी में 0.6 था, मुझे याद पड़ रहा है यार, वो टोटल एसेट्स नहीं है आई थिंक, यहाँ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाई टोटल लायबिलिटी, लेकिन मुझे भी याद हो गया समझ। और लास्ट वाला था आई थिंक सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, एक साथ ही वेरीफाई कर लेते हैं, या टोटल एसेट्स में से वापस आ गया था शायद। चेक सही पॉइंट। अच्छा इस पे देख तो लें ये गलत तो नहीं करा। डी में क्या था जी, इक्विटी अपॉन लायबिलिटी, सही है जी, सेल अपॉन एसेट्स, क्या बात है जी, याद हो गया मुझे तो समझ। आप भी याद कर लें भाई, मुझे तो पेपर नहीं देना, आपने पेपर देना है ना यार। मार्केट वैल्यू इक्विटी अपॉन टोटल लायबिलिटीज 50 मिलियन, 50/3। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, सेल्स कितनी है जी 600, टोटल एसेट्स कितना है 600। इत्तेफाक हो गया जी, इत्तेफाक हो गया। चलें जी ये वन हो गया, इसको सबको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो इन सबको ऐड कर लें, तो जी इसको आ जाए। ठीक है जी, तो जरा जल्दी से देख लेते हैं। हाँ जी, कैलकुलेटर निकालें जी, मैं भी निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर। 1.2 × 90/600, 0.18 आ रहा है जी। 1.4 × 1/6 कर लेते हैं, 0.2333333, 3.3 × 70/600, 0.385। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते जाएं आप लोग भी यार, ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ तो आप लोगों को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। 0.429, और ये तो वन। चलें सबको ऐड कर लेते हैं, 0.18 प्लस 0.233 प्लस 0.385 प्लस 0.429, 1 पॉइंट, अच्छा प्लस वन भी तो करना है, 2.2273, 2.7, ये आ रहा है जी, इसको क्या कहेंगे, अच्छा है बुरा है। हाँ जी, 2.22 सेफ है, डिस्ट्रेस है, क्या है, गिरे कंडीशन है, क्या है ये, गिरे जोन, गिरे जोन। सेफ जोन का मतलब है कि लेस चांसेस है जी, ठीक है बैंक्रप्सी के। गिरे जोन का मतलब है कि नहीं यार ये गिरे जोन है, इसका मतलब है कि कंपनी का थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क। कमेंट कर लेते हैं जल्दी से इसका, ताकि ये खत्म हो, ए पार्ट सॉल्व होगा। तो बी स्कोर 2.2273, फॉल्स, गिरे जोन, which means going concern is not very serious, ठीक है ना, since greater than 1, 1.8, however, however, however
जी स्कोर इज स्टिल नॉट सेफ। ठीक है। ठीक है, सॉल्व सेफ नहीं है। ठीक है, स्टिल नॉट सेफ, दैट इज लेस देन थ्री है ना, थ्री पे सेफ होता है। therefore steps should be taken further improve फाइनेंशियल कंडीशन। इन थियोरेटिकल बातें भी हमें करनी चाहिए। ए पार्ट हमारा हो गया। अब जल्दी से हम बी पार्ट पे चलते हैं जरा। कोई सवाल हो का आप मुझसे पूछ सकते हो मैसेज करके। क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं था यार? अगर ये आ गया, हम साइन का हवा बनाया हुआ था स्टूडेंट ने, जी स्कोर जी स्कोर, भाई कुछ भी नहीं है यार। कुछ भी नहीं है आपके सामने यार, कुछ भी नहीं है। आसानी से हो गया। अच्छा, बी पार्ट में क्या कह रहे हैं? बी पार्ट में थोड़ा मुझे एग्जामिनर के सोल्यूशन के इख्तिलाफ है, देख लेते हैं। 11 मार्क का सवाल है। डिटरमिन द वायबिलिटी ऑफ द कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशूड बाय नोवा इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड इन अपेंडिक्स 2। वायबिलिटी बता दो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के बारे में हम अपेंडिक्स 2 में पढ़ लेते हैं और फिर फोल्डिंग प्रोसेस थ्री में। अच्छा, द कन्वर्टेबल बॉन्ड इशूड बाय नोवा इंडस्ट्रीज द फेस वैल्यू ऑफ 60 मिलियन एंड ऑफर्स द इन्वेस्टर ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू शेयर फॉर 110 पर शेयर। कन्वर्जन का रेट क्या है? 60 मिलियन बॉन्ड को जब कन्वर्ट करने की बारी आएगी तो 110 का हिसाब लगेगा। 110 पर शेयर के हिसाब से जो शेयर्स बनेंगे इनको दे दिए जाएंगे कन्वर्जन के तहत। कन्वर्जन के तहत। तो अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकालना चाहूँ तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। 60 मिलियन को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा या डिवाइड करूँ, आसान सी बात है। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर निकालने 110 रुपया लगेगा, 110 रुपये को वो यूज कर रहा है एक शेयर के लिए, तो डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे भाई। ठीक है जी। अच्छा, आगे करते हैं। विद द करंट मार्केट वैल्यू 150, अगर इसकी मुझे कन्वर्जन वैल्यू निकालनी है, 150 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगी? कन्वर्जन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, मैं चाह रहा हूँ ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए, सोल्यूशन का मसला नहीं, सोल्यूशन मैं भी बता दूंगा। अच्छा, एक्सरसाइज स्टॉक प्राइस ऑफ 130 द बॉन्ड होल्ड सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर कन्वर्जन। बहुत पोटेंशियल है कन्वर्जन में, नजर भी आ रहा है, जाहिर सी बात है। बहुत कन्वर्जन है, 110 रुपए के हिसाब से कन्वर्जन हो रही है और बाद में उसकी प्राइस अभी जो है उसकी प्राइस है 150 है। अच्छा, the bond offer annual coupon rate of 14% and a maturity period of 8 years. The yield to maturity, तो yield to maturity क्या होती है? केडी, मार्केट रेट। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन सिमिलर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब मसला ये है कि करना क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या ये पूछ रहे हैं कन्वर्जन करेंगे रिडेम्पशन करें, क्या ये पूछ रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं पूछ रहा है। ये तो क्या कह रहा है, कमेंट पढ़ लेते हैं क्या कह रहा था। कह रहा था डिटरमिन द वायबिलिटी ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशूड बाय नोवा इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड अपेंडिक्स टू। वायबिलिटी, और ऊपर इसने कहा था कि क्या करो, एसेसिंग द वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक हम वैल्यू निकाल लें, मार्केट वैल्यू निकाल लें। मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैसे निकलती है? किसी को याद आ रहा है? मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैसे निकलती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस, बैक में बहुत पढ़ा है हमने। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो जो कि क्या होते हैं? इंटरेस्ट प्लस कन्वर्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्लस रीपेमेंट। रीपेमेंट नहीं होगी, इंटरेस्ट प्लस कन्वर्जन, कन्वर्जन या रिडेम्पशन जो भी, अभी देख लेते हैं। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आई थिंक हम मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि इसने ऊपर हिंट दे दी थी कि आपको वैल्यू निकालनी है सिक्योरिटीज की। और नीचे भी यहाँ पे, यहाँ कोई बहुत वेग है। वो कह रहे हैं भाई आप रिक्वायरमेंट में ज्यादा बातें ही नहीं कर रहे, डिटरमिन द वायबिलिटी ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी की वायबिलिटी निकालनी है, तो मेरे ख्याल से वायबिलिटी के लिए। अच्छा, रेट तो अब आप बोलो कि सर आईआरआर निकाल लें। नहीं, आईआरआर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईआरआर केडी निकलवाता है और केडी गिवन है। केडी गिवन है, ये 12% असल में आईआरआर है ना। असल में 12% जो है वो क्या है? वो आईआरआर है। तो वो मसला नहीं है, वो तो दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इवेल्युएशन के लिए मुझे लग रहा है मार्केट वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। मार्केट वैल्यू ज्यादा आ रही है कम आ रही है? अगर ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब बॉन्ड अच्छा है, और अगर कम आ रही है तो इसका मतलब बॉन्ड बेकार है। तो मार्केट वैल्यू डेट की कैसे निकालते हैं मुझे बताएं जरा। अच्छा, पहले हम चेक कर लें कि कन्वर्जन होगी या रिडम्पशन होगी। तो जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, ये कह लें। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? रेलिवेंट फॉर कन्वर्जन कितना है? क्या बात हुई थी अभी? 60 मिलियन को डिवाइड कर लेंगे, कर लें जरा, सॉल्व करने में बात आ रही है। 110 के हिसाब से ना, कितने शेयर बनते हैं डिवाइड करें। 545,454 शेयर्स। 545,454। मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? ये कन्वर्जन वैल्यू क्या हो जाएगी? वैसे कन्वर्जन वैल्यू उस वक्त की होती है 8 साल बाद की, वैसे उस वक्त की शेयर प्राइस की बेसिस पे होती है। मगर उस वक्त की शेयर प्राइस गिवन नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा? सिंपली 545
454 को मल्टीप्लाई करता हूँ आज की शेयर प्राइस से जो कि 150 है। 150 मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ रहा है 818181। अच्छा, रिडेम्पशन के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, रिडेम्पशन कितने पे होगा लिखा हुआ नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे रिडेम्पशन कितने पे होगा, कुछ मेंशन नहीं है। हाँ जी, अपेंडिक्स 2 में जब कुछ मेंशन नहीं है तो हम एज्यूम कर लेते हैं रिडेम्पशन पार पे होगी। चेक किया जाता था ना कन्वर्टेबल बॉन्ड में, हमेशा चेक करते थे। कन्वर्टेबल बॉन्ड जैसे भी आता है तो पहले चेक किया जाता है, या पहले लेक्चर में देखेंगे एक स्टेज बनता है, आया रिडेम्पशन बेहतर है या कन्वर्जन बेहतर है, और उसकी बेसिस पे मार्केट वैल्यू या आईआरआर निकलता है। आईआरआर निकालने की जरूरत नहीं, बता चुका हूँ। कन्वर्जन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो पार ही मान लेते हैं। तो पार वैल्यू कितनी है इस बॉन्ड की, 60 मिलियन। और कन्वर्जन वैल्यू हमने निकाल ली है, वो कितनी निकाली है, 81 निकाली, 8181। एक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कन्वर्जन जीत गया, कन्वर्जन बेहतर है। अब इसकी बेसिस पे मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, याद करें। ईयर्स लिखते थे, ठीक है ना, कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर जो कि केडी पे होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन आती है लोग, इंटरेस्ट आएगा या इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स आएगा। हाँ जी, जवाब दीजिए, याद करें। इंटरेस्ट आएगा या इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स आएगा भाई, बता दो। वैल्यू निकालनी है ना, आईआरआर नहीं निकालना। आईआरआर का मतलब होता था KD1 - T, वो नहीं निकालना है सवाल में, हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू, वैल्यू रुपीज जिसे हम डी कहते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कहते हैं, डी कहते हैं वैल्यू। इंटरेस्ट यहाँ पे ग्रॉस आएगा, इसीलिए डिस्काउंट फैक्टर भी यहाँ पे ग्रॉस 14% इस्तेमाल होगा, जो कि केडी है। KD1 - T यूज नहीं होगा, KD1 - T वैक में होता है, वैक में, यहाँ नहीं, वैक में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। ये वैक नहीं निकालना, मार्केट वैल्यू निकालनी है। वैल्यू मीन्स अमाउंट, वैल्यू मीन्स अमाउंट विच इज कॉल्ड डी, अगर वैक याद आ रहा हो, नॉट D1 - T, डी, डी, डी फॉर डॉल्फिन्स। ठीक है जी, चलो। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भैया, 60 मिलियन हमेशा पार वैल्यू पे लगता है, 14% कूपन रेट पे, 1 से 8 ईयर्स की बात है। तो इंटरेस्ट आ गया 840,000। वैसे मैं एक एक बॉन्ड पे करवाता हूँ, एक बॉन्ड की वैल्यू पता नहीं है, 1000 है, 100 है, 1 लाख है, कितनी है, तो मुझे मजबूरन टोटल पे जाना है। नॉर्मली मैं टोटल पे नहीं जाता। रिडेम्पशन नहीं है, रिडेम्पशन नहीं है यहाँ पे, हमें पता है क्या आएगी, कन्वर्जन आएगी, इस पे बात हो चुकी है। ईयर 8 पे होगी, ठीक है जी। डिस्काउंट फैक्टर 14% के हिसाब से लगा दीजिए, 4.961, 4.967 प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। और ये 8वें साल है तो 0.404 डिस्काउंट फैक्टर का मतलब है कि इस वो नहीं है, एनओटी फैक्टर नहीं लगेगा ना। 5, चलें जी ऐड कर लेते हैं, 74,777। बॉन्ड तो अच्छा लगा, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज मच हायर देन 60 मिलियंस, तो ये बॉन्ड अट्रैक्टिव है। मुझे ICMA के सोल्यूशन से इख्तिलाफ है भाई, ज़्यादा बात नहीं करूंगा, रिकॉर्डिंग चल रही है। बॉन्ड इज ग्रेटर देन 60 मिलियन, इट इज वेरी मच वायबल। जो लोग बॉन्ड लेंगे उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि 60 मिलियन की चीज की वैल्यू 74.77 मिलियन आ रही है। कन्वर्जन को अगर इनकॉर्पोरेट कर लें, इसकी लिमिटेशन है, अजम्पशन है कि 8 साल बाद जरूरी नहीं है शेयर की प्राइस ये 150 हो। अब होता है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक बाजार में शेयर प्राइस गिर भी जाती है। कल को ये शेयर कौड़ियों के दाम आ गया, 150 की जगह 50 पे आ गया, तो फिर ये बेनिफिशियल नहीं होगा। मगर आज की जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस हिसाब से हम सेफली कह सकते हैं कि ये बॉन्ड फीजिबल है, फीजिबल है, फीजिबल है। जो इसने मांगा था फीजिबिलिटी बता दो, ठीक है जी।
तो वायबिलिटी बता दो, तो बिल्कुल ये वायबल है जी, वायबल। क्लियर है बात। चलें जी, इसको नोट करें, फिर बिग बिल्डिंग बुक बिल्डिंग प्रोसेस करके ये केस स्टडी एंड करेंगे। ये भी नोट कर लें प्लीज। आसान सा था, 11 मार्क इसमें खामा खाई के दिए हैं, इतनी वर्किंग इसमें नहीं बनती, डेटा ही नहीं है, क्या वर्किंग करूँगा, डेटा ही नहीं है और कुछ। जल्दी इसको नोट कर लें। अच्छा जी, आखिरी पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। सी पार्ट। कह रहे हैं जी, एनालाइज एंड कमेंट ऑन द बिग बिल्डिंग बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉर नोवा इंडस्ट्रीज अपकमिंग इक्विटी इशू, यूज द डेटा प्रोवाइडेड इन अबंडेंस शीट टू कैलकुलेट द बुक बिल्डिंग स्प्रेड। तो बुक बिल्डिंग क्या होती है? जब भी कोई नए शेयर इशू हो रहे होते हैं या राइट शेयर इशू होते हैं तो बुक बिल्डिंग की जाती है, बुक का क्लोज किया जाता है। ठीक है। तो उसमें ये भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि शेयर कितने का इशू होना चाहिए, एक रेंज बनाई जाती है, हाईएस्ट और लोएस्ट रेंज बनाई जाती है, और उसी के डिफरेंस को स्प्रेड कहते हैं। ठीक है ना। और एक्चुअली जो शेयर होता है ना हाईएस्ट पे होता है ना लोएस्ट पे होता है, दरमियान में कोई रेट होता है जिस पे जाके शेयर एक्चुअली इशू हो रहा होता है। और फिर इशू कॉस्ट वगैरह नेट करके बताया जाता है कि हमारे लिए ये पैसे आए। अब अगेन मैं पहले ओरली कुछ बात कर लेता हूँ कि देखें, बिग बुक बिल्डिंग आसान नहीं होता, इसमें बड़े मसले मसाइल होते हैं, हैसल होता है। सही है ना। कुछ दिन तक ट्रेडिंग वगैरह बंद कर दी जाती है। एंड सेकेंडली ये कि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये इसकी इशू कॉस्ट होती है, इक्विटी इशू की ना काफ़ी इशू कॉस्ट होती है। डेट इशू में इशू कॉस्ट कम होती है, तो ओवरऑल हैसल का मसला भी है और कॉस्ट का मसला भी है। ठीक है। तो खैर बहरहाल बुक बिल्डिंग स्प्रेड हमें बताना है, और ये भी बताना है कि कितना पैसा आया है। तो बहुत ही छोटा सा डेटा है, बहुत ही छोटा डेटा आपके सामने। इनिशियल प्राइस रेंज 50 से 60, तो जाहिर सी बात है स्प्रेड कितना हो गया। देखिए मैंने आपको बताया ना, स्प्रेड मीन डिफरेंस, स्प्रेड का मतलब भी यही होता है प्रैक्टिकल भी। स्प्रेड का मतलब फॉरेक्स फॉरेक्स में आपने पढ़ा होगा कि बाय जो सेलिंग रेट और बाइंग रेट का डिफरेंस होता है वो स्प्रेड होता है ना, दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो कितना स्प्रेड है यहाँ पे? 10 रुपए का स्प्रेड है एक शेयर पे। 50 से लेकर 60, लोएस्ट प्राइस इन्होंने 50 रखी है और हाईएस्ट प्राइस जो है वो 60 रखी है। तो नंबर ऑफ शेयर ऑफर 10 मिलियन है, तो अगर मुझे टोटल जो है वो निकालना है स्प्रेड, तो मैं क्या करूंगा जी, बहुत ही आसान है, 10 मिलियन शेयर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो टोटल आ गया जी ₹100 मिलियन। ये 100 मिलियन क्या है जी? ये बुक बिल्डिंग स्प्रेड। ये मैंने आपको सॉल्व करा दिया और बोला। अच्छा, मगर अगेन कुछ कहानी और भी लिखी है, इसको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। अंडर राइटिंग थी, अंडर राइटर कौन था? अंडरटेकर नहीं है ये भाई, अंडरटेकर नहीं है, अंडर राइटर है। सही है ना। खैर, अंडर राइटर कौन होता है? जब शेयर बच जाते हैं तो कहता है भाई मैं लॉट में ले लूंगा। लॉट समझते हैं कि जी मैं ये कोड़ियों के दाम तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि इतने कोड़ियों के दाम में नहीं ले रहा। वो कहता है मुझे बेच देना मगर मुझे डिस्काउंट दे दो, मैं बल्क में शेयर उठा लूंगा, बचे कुछ शेयर सारे में उठा लूंगा मगर मुझे डिस्काउंट दे दो। तो हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 2% उसको दे रहे हैं। ठीक है ना। इशू कॉल भी कहते हैं इससे ना। फाइनल इशू प्राइस हमारी 55 रुपए जी। डिमांड एट इनिशियल प्राइस रेंज 12 मिलियन शेयर्स। ठीक है जी, हमने 12 मिलियन शेयर्स का कहा था मगर एक्चुअली जो है, अच्छा ये भी इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है, हम ये भी इस तरह भी निकाल सकते हैं। है ना, ये भी एक वो है कि हम जो है जो जो स्प्रेड है वो 10 मिलियन शेयर की जगह 10 × 12 मिलियन शेयर से कर लें। ठीक है। इनिशियल प्राइस है तो ये जो है फिर 120 मिलियन आ जाएगा। ठीक है ना। बुक बिल्डिंग स्प्रेड 120, मेरे ख्याल से आई थिंक 120 मिलियन इज द मोर सेफेस्ट अप्रोच। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, 120 मिलियन मेरे ख्याल से हम लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 12 मिलियन शेयर नीचे दे दिए ना 10 मिलियन पे, तो मेरे ख्याल से प्रोसीड आनी चाहिए। तो आई थिंक 120 मिलियन वी शुड टेक इट सेफली। अच्छा, पैसे कितने रेज होंगे जल्दी जल्दी बता दें जी, शाबाश। हमने कितने शेयर ऑफर किए, सारी चीज़ें लिखी हैं। अमाउंट रेज कितना होगा? ऑब्वियस ही बात है, जो अमाउंट रेज होगा वो 55 के हिसाब से होगा। सही है ना, 55 पर शेयर के हिसाब से होगा और 10 मिलियन शेयर होंगे। ठीक है ना। तो 550 बनता है। मगर इसमें अंडर राइटर ले जाएगा, अंडरटेकर नहीं, अंडर राइटर है। अंडर राइटर कितने ले जाएगा? 2% इसकी कॉस्ट लगेगी। अंडर राइटर कॉस्ट 2% लगेगी, कितनी है जी? ओवरऑल एवरेज आउट बताया हुआ है, एवरेज आउट बताया हुआ है, तो 11 मिलियन बनेगा। तो नेट जो प्रोसीड आएंगी वो कितनी आएंगी? 539। ठीक हो गया जी। चलें, तो बुक बिल्डिंग जो है वो 550 मिलियन का गेम था, मगर 11 मिलियन कॉस्ट में चला गया, जिसकी वजह से 539 आपको मिल जाएगा। ओवरऑल एनालिसिस ये है कि इसकी जो री स्कोर है वो मॉडरेट है। ठीक है ना। इसका जो वो है क्या कहते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड है वो ओके है, वो वाइबल है। ठीक है, कमेंट भी मेरे ख्याल से हमें देना चाहिए। और इसका जो है ना क्या कहते हैं, बुक बिल्डिंग जो है वो सक्सेसफुल, पैसे निकाल लिए, अच्छे खासे निकाल लिए, ज़्यादा खराब नहीं हुआ। 120 में से 100 मिलियन उठना, ये भी मैं कहूँगा अच्छी बात है। ठीक है जी। चलें, यहीं तक रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। और कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, आपके पास मेरा नंबर स्क्रीन पे अपेयर हो रहा है जी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अच्छा, इसके आईके के सोल्यूशन में ऐसे में के सोल्यूशन में गड़बड़ है, बता देता हूँ। इन्होंने मार्केट वैल्यू नहीं निकाली, पता नहीं क्या किया हुआ है इन्होंने। ठीक है ना।
ये इन्होंने बस ये मार्केट वैल्यू, हाँ इन्होंने मार्केट वैल्यू निकाली है पार वैल्यू पे लिख के, ऐसा नहीं होता, कन्वर्जन वैल्यू लेनी चाहिए। ये मैं बताता हूँ, ये कंफ्यूजन है। आप उनका आंसर देखेंगे तो फिर गड़बड़ होगी, यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू आती है यार। कन्वर्जन वैल्यू आएगी ना, ये क्यों आएगी? कन्वर्जन वैल्यू जो निकाली है इन्होंने, उन्होंने उससे कंपेयर किए हुए, मगर नहीं, कन्वर्जन वैल्यू ये आनी चाहिए। ये हमारे कॉन्सेप्ट यही कहते हैं कि जो पैसा उस वक्त मिलने वाला है, डिस्काउंट रेटेड लगा है ना भाई। ये तो उस वक्त है कि अगर कन्वर्जन नहीं होती, रिडेम्पशन होती तो क्या हो। तो हमने तो पहले ही डिसाइड कर लिया रिडेम्पशन ठीक है 60 मिलियन पे होगी, मैंने भी यही लिखा है रिडेम्पशन का 60 मिलियन ही लिखा है। तो मैंने कहा ना, नहीं रिडेम्पशन नहीं कराओ, आप इसको कन्वर्जन करा दो। रिडेम्पशन पे नहीं जाना, हमने कन्वर्जन पे जाना। ठीक है जी, चले, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।